Hello everyone. Let's start today lecture with a new act, that is Limited Liability Partnership Act 2008. LLP Act 2008 is a new concept in India जो कि 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहले हम फंडामेंटल की बात करते हैं कि ये एक्ट कब पास हुआ था, कितने सेक्शन हैं, कितने शेड्यूल हैं, उसके बाद हम डिटेल चर्चा करेंगे। इस एक्ट में से हार्डली आप ये मान के चलिए एक ही क्वेश्चन आएगा 5 से 6 नंबर का, 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे। सबसे छोटा एक्ट है और सिलेबस भी काफी कम है इस एक्ट का। जहां तक सी फाउंडेशन की बात है, जो इसका बाकी बचा हुआ पार्ट है वो आपको सी इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये एक्ट सबसे पहले जो संसद से पास हुआ था वो हुआ था 12 दिसंबर 2008 के अंदर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 12 दिसंबर 2008 को सबसे पहले ये पार्लियामेंट से पास किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है उस समय ये बिल कहलाता है, और पार्लियामेंट से पास होने के बाद भी ये बिल ही होता है। एक्ट तब बनता है जब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर हो जाते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो सिग्नेचर थे वो हुए थे 7 जनवरी 2009 को। तो देखा जाए ये एक्ट जो बना एलएलपी एक्ट 2008, जो नाम है वो एलएलपी एक्ट 2008 है, लेकिन जो एक्ट का दर्जा प्राप्त हुआ वो हुआ 2009 में। और मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 जो ऑपरेटिव हुए थे वो 31 मार्च 2009 से हुए थे। तो ये तो हो गई इसकी बैकग्राउंड की बात है, इससे पेपर में कुछ आने वाला है नहीं। टोटल इसके अंदर 81 सेक्शंस हैं, 4 शेड्यूल हैं। 81 सेक्शन नंबर से आप मत घबराइए, आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो बहुत ही चुनिंदा सेक्शन है। 2 ही लेक्चर में ये एलएलपी एक्ट 2008 आपका फिनिश होने वाला है, और आप देखेंगे कि कुछ नए कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि इट इज ए अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। इसे जो नाम दिया गया है that is alternative corporate business vehicle which has dual characteristics. One is of Companies Act and one is of Indian Partnership Act. तो इसके अंदर दोनों ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। कंपनीज एक्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी एलएलपी एक्ट 2008 में, और साथ ही साथ एज वेल एज आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की भी आपको झलक देखने के लिए मिलेगी। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा एक्ट है। और नंबर भी आप अगर आप देख रहे होंगे केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, वो 4 से 6 नंबर का आएगा। जहां तक की सवाल है 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल की, शेड्यूल की बात कर लेते हैं। अगर पेपर में बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल क्या है, थर्ड शेड्यूल क्या है, फोर्थ शेड्यूल क्या है। जहां तक फर्स्ट शेड्यूल की बात है तो उसके अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर दिए गए हैं। जैसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करते हैं और एक पार्टनरशिप एक्ट की बात होता है। एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच का एक अपना एक डीड है, एक समझौता है, और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी बहुत सारी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी लिखे हुए रहते हैं जो कि स्टैंडर्ड है। तो अगर पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप डीड बना के उन स्टैंडर्ड को में बदलाव भी कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा कि आपको मालूम है कि जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, जो उनके अलग अलग सेक्शंस के अंदर दिए गए हैं, वो एप्लीकेबल होंगे। तो इसी तरीके से जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। सेकेंड शेड्यूल में ये तरीका लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग फर्म इनटू एलएलपी व्हाट प्रोसीजर ए फर्म शुड फॉलो। यानी कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो सेकंड शेड्यूल आपकी मदद करेगा, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिटेल्ड प्रोविजन के हमारे सिलेबस में नहीं है। थर्ड शेड्यूल आपको यह बताएगा कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी व्हाट प्रोसीजर शुड ए प्राइवेट कंपनी शुड फॉलो। फोर्थ शेड्यूल आपको ये बताएगा अगर आपको एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ना तो सेकंड शेड्यूल की बात हम ज्यादा यहां पर करेंगे क्योंकि उसका डिटेल्ड प्रोसीजर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना थर्ड शेड्यूल की बात करेंगे, ना फोर्थ शेड्यूल की बात करेंगे, और आप देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल की भी बात हम ज्यादा करने वाले इसके अंदर नहीं है। लेकिन ये चीज आपके फंडामेंटल है। बाई चांस एक आध नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, क्योंकि 4 से 6 नंबर की इसकी वेटेज है,
पूरे सी फाउंडेशन के अंदर, और उसमें से कभी कभार अगर अभी तक नहीं आया है कि कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल हैं, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं ऑफ द पार्टनर। सेकंड शेड्यूल के अंदर प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल के अंदर कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। एंड फोर्थ शेड्यूल के अंदर कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये संभव है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट कराना चाहें, वेदर इट इज पॉसिबल, द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो फोर्थ शेड्यूल आपको डायरेक्शन देगा, आपको तरीका बताएगा कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट नहीं करा सकते, कोई प्रोसीजर ही नहीं है। इसके अलावा एमसीए एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो आप कंपनी एक्ट में पढ़ के आते हैं, यही एक गवर्निंग बॉडी है जो कि एलएलपी के भी सारे रजिस्ट्रेशन, उनके कंप्लायंस को देखती है। इसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं। और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल with regard to the LLP Act 2008 and can amend them by notification in the official gazette from time to time. तो this is the very basic concept, हम इसे concept भी नहीं कहेंगे, एक शुरुआत की चर्चा है जो कि LLP में हमने की है। अब कॉन्सेप्ट की बात शुरू होती है, कुछ डेफिनेशन की बात शुरू होती है, जहां से आपसे क्वेश्चन जाहिर सी बातें पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो नॉर्मली कंपनी एक्ट के अंदर भी अभी आप कुछ क्लास से पहले आप फाइनेंशियल ईयर पढ़ के आए थे, और हमें डिफरेंस को भी नोटिस करते हुए चलना है। वैसे कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्या होगा, क्योंकि अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, वो किसी भी डेट पर इनकॉर्पोरेट हो सकती है, तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। तो लिखा हुआ है कि अगर 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट 31 मार्च को फिनिश होगा। अगर 30 सितंबर से पहले इनकॉर्पोरेट होती है तो उस केस में आपका जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च होगा, उसमें 31 मार्च जो आएगी उसमें आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो सकता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, अब उसके बाद कंपनी एक्ट की फाइनेंशियल ईयर से भी डिफरेंट इसके देखेंगे, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। पेपर में बहुत बड़ी समस्या होती है अगर आपके रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं है, 2-3 बार रिवाइज नहीं कर रखा आपने, तो उस केस में बड़ा जो चीजें कॉमन है, यानी कि किसी और एक्ट में भी उसको डिफाइन किया गया है, किसी और एक्ट में भी उसको डिफाइन किया गया है, तो वहां कंफ्यूज होने का बड़ा डर रहता है। तो फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू ए एलएलपी मीन्स, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू a LLP means the period from the first day of April of a year to the 31st March of the following year। यानी कि हमेशा ही फाइनेंशियल ईयर क्या होना है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होना है। तो लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू LLP means the period from the first day of April of a year of the 31st day of the March of the following year। However, in case of a LLP incorporated after the 30th day of September of a year, the financial year may end on the 31st day of the March of the year next following that year। अगर LLP incorporate हुई है 30th day of September of a year, उस केस में जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, ये क्या कह रहे हैं, the financial year may end on the 31st day of March of the year next following that year। यानी कि जिस ईयर में इनकॉर्पोरेट हो रही है उससे नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर होता है अगला, और नेक्स्ट यानी कि अगले से भी अगला। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम कंपनी एक्ट से भी इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि कंपनी एक्ट और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एक एग्जांपल लेते हैं हम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी है
क्या है जी? वो है 16th of August 24। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये क्वेश्चन 1 ले लेते हैं हम लोग। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी है 16th अगस्त 24। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ दिस एलएलपी। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, ये है व्हाट इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ एलएलपी, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ एलएलपी इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि 16 अगस्त 24 टू नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर के यानी कि 31 मार्च 25। ऑलवेज जो फाइनेंशियल ईयर फिनिश होगा वो आपका 31 मार्च को ही समाप्त होगा। किसी भी दिन को ये जो कंपनी है, जो एलएलपी है, किसी भी दिन इनकॉर्पोरेट हो जाए, लेकिन आपका जो एंड होगा, ये केवल एक्सेप्शन एक तरह से फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ही केस में आती है। अदरवाइज एवरी फाइनेंशियल ईयर विल कमेंस फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये डेट क्लियर? यानी कि पहले अप्रैल को शुरू होके 31 मार्च जो अगले साल की है। ईयर अगर मैं बात करूंगा तो कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा तो जो डिफाइन है, जो परिभाषा है अलग अलग एक्ट में, उसकी बात कर रहा हूं। तो नॉर्मली हर एक्ट में जो फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च डिफाइंड है, लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के केस में थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो क्या होता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से अगले ईयर की 31 मार्च। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी जो है आफ्टर 30 सितंबर है, यानी कि हम ले लेते हैं 16 अक्टूबर 24। 16 अक्टूबर क्या ले लेते हैं बेटा? 16 अक्टूबर 2024 ले लेते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ एलएलपी, क्या होगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी से भी मैं तुलना कर रहा हूं, तो कंपनी की बात करेंगे तो 16 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 होगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी की बात करें, लेकिन एलएलपी के केस में उन्होंने कहा है कि अगर आपका इनकॉर्पोरेशन जो होता है ऑन और आफ्टर 30 सितंबर होता है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू 31 मार्च। कौन सी वाली? 31 मार्च अगले ईयर की नहीं, उससे भी फॉलोइंग, यानी कि पहले फॉलोइंग ईयर निकालिए। अब फॉलोइंग ईयर का भी मतलब नेक्स्ट होता है, तो एक तरीके से 2 बार नेक्स्ट लगा हुआ है। चाहे तो आप देख लें, एक तरीके से 2 बार नेक्स्ट लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है 2 बार नेक्स्ट, वो देख लीजिए आप। एक तरीके से 2 बार नेक्स्ट लगा हुआ है। हाउएवर in the case of a LLP incorporated after the 30th day of September of a year, the financial year may end on the 31st day of the March of the year next following that year. Next following भी next होता है, तो यानी कि जिस ईयर में आपकी इनकॉर्पोरेशन हो रहा है उससे अगला और उससे भी अगला की 31 मार्च। लेकिन अगर यही केस कंपनी की बात होती तो यहां पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जो अगला साल का 31 मार्च है उसी को खत्म हो जाता है। वहां पर जो एक तरह से प्रोवाइडो दिया गया है, जो एक्सेप्शन दी गई है, वो तब दी गई है कि 1 जनवरी और उसके बाद अगर इनकॉर्पोरेशन है तो उस केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को दिया गया है। लेकिन यहां पर इन्होंने 30 सितंबर के बाद से ही एक्सेप्शन देना स्टार्ट कर दिया है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेक्शन 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पार्टनर हो सकता है एलएलपी का, कौन पार्टनर हो सकता है। अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप, बट यहां पर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही है कि इंडिविजुअल भी पार्टनर हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर हो सकते हैं। कौन कौन पार्टनर हो सकते हैं बेटा? इंडिविजुअल भी पार्टनर हो सकते हैं
और बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर हो सकते हैं। तो एनी इंडिविजुअल और ए बॉडी कॉर्पोरेट मे बी ए पार्टनर इन एलएलपी, however an individual shall not capable of becoming a partner of a LLP। यानी कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी हैं कि आप कब पार्टनर नहीं बन सकते। ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, लेकिन एलएलपी एक्ट के पार्टनर के लिए आप में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी हैं। अगर आप उन डिस्क्वालिफिकेशन से सफर करते हुए हैं तो यू कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन ए एलएलपी। He had been found to be unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force। अगर आपको ये पाया गया कि आप अनसाउंड माइंड के हैं, अब किसने पाया है? आप चाहे हो, लेकिन कोर्ट का आदेश अगर नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन बिकम ए पार्टनर इन एलएलपी। बट if you are found to be of unsound mind by court of competent jurisdiction and the finding is in force, अगर आप पाए गए, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर किया आपको कि आप अनसाउंड माइंड के हैं और वो डिक्लेरेशन, वो आदेश अभी भी लागू है। मेनी टाइम क्या होता है कि आपको अनसाउंड माइंड का जब पाया जाता है आपको पागल खाने भेज दिया जाता है, आप डॉक्टर के सुपरविजन में रहते हैं और मेनी टाइम्स आप हो सकता है रिकवर होकर बाहर आ भी जाए और कोर्ट अपना जो फाइंडिंग है वो वापस ले लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पाया जाता है बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन कि यू आर ए अनसाउंड माइंड और फाइंडिंग इज इन फोर्स है, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम ए पार्टनर इन एलएलपी। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति एक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो कोर्ट एक अपना व्यक्ति अपॉइंट करती है और उससे कहती है कि इसकी सारी एसेट को अपने कब्जे में लेके सारी लाइबिलिटीज की लिस्ट तैयार कीजिए और एसेट से जो भी रेटेबल डिविडेंड आए इनके क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्रेडिटर को सेटिस्फाइड कीजिए। तो वो जो प्रोसेस है जब तक वो चलता रहता है, जब तक आप अनडिस्चार्ज हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन ऐसा होता है कि आपकी सारी एसेट को बेच के उन्हें क्रेडिटर्स को दे दिया जाता है, जितना भी रेटेबल डिविडेंड मिलता है बनता है, तो उस दिन आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी कि आप मुक्त हो जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से। आपके पास फिलहाल कुछ नहीं रहता लेकिन नया जीवन आप शुरू कर सकते हैं, तो उस दिन आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो अगर आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैं तो यू कैन बिकम a partner in LLP, but अगर if you are a undischarged insolvent you cannot become a partner in LLP। अगर आपके खिलाफ किसी ने आवेदन दे रखा है आपको, यानी कि क्रेडिटर ने आवेदन कर रखा है कि आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड नहीं है जब तक कि आप वास्तव में डिक्लेयर ना कर दिए गए हो। पॉइंट नंबर बी ये कहता है। सी पॉइंट में देखिएगा, he had applied to be adjudicated as an insolvent and his application is पेंडिंग। सी पार्ट ये कहता है, सी डिस्क्वालिफिकेशन ये है, अगर आपने खुद अप्लाई किया है कि मुझे जज साहब डिक्लेयर कर दीजिए, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, और एप्लीकेशन अगर पेंडिंग में है, एप्लीकेशन अगर पेंडिंग में नहीं है, आपको आपके एप्लीकेशन पर आपको डिक्लेयर कर दिया गया है इंसॉल्वेंट, तो आप बी पॉइंट में कवर्ड नहीं है, बी डिस्क्वालिफिकेशन आपके अंदर लगी गई। लेकिन सी केस में क्या है कि बी केस में तो तभी होगा जब आपको डिक्लेयर कर दिया जाए। सी केस में क्या है भाई, आपको डिक्लेयर नहीं किया गया लेकिन आपने एप्लीकेशन लगा रखी है। अगर क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगा रखी है और एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो ना तो बी केस आपको डिस्क्वालिफाइड करवाता है और ना ही सी केस आपको डिस्क्वालिफाइड करवाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 5 जो है वो ये आपको बताता है कि व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर इन एलएलपी। 3 सिचुएशन है आप जिसके अंदर आप डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दी जाते हैं। He had been found to be on sound mind by court of competent jurisdiction। सेकंड केस है he is undischarged insolvent, और तीसरा केस है he had applied to be adjudicated as insolvent and his application is pending। इन सिचुएशन में आप जो हैं नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते सर? आप पार्टनर नहीं बन सकते। इट क्लियर? जल्दी से बताइए बेटा, ये सब चीजें बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है? जल्दी से बताइएगा, ये सब चीजें आपको क्लियर हैं या नहीं है? जल्दी से बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो बता दीजिए कि ये सब चीजें आपको क्लियर हैं कि नहीं है। ये सब चीजें आपको क्लियर हैं या नहीं है?
जल्दी से बता दीजिएगा बेटा, ये सारी बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है। इसके बाद हम सेक्शन 6 पर चलते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन 6 की, जो कि टॉक्स अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में बात करता है सेक्शन 6, जो कि बताता है कि कम से कम 2 पार्टनर जरूर होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की कोई भी लिमिट नहीं है, जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं, और वो भी लिमिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गिवन नहीं थी, बल्कि सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में गिवन थी। लेकिन एज सच मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की जो लिमिट है एलएलपी एक्ट के अंदर नहीं है। मिनिमम जरूर है, जब पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 2 होने ही चाहिए। और अगर बिना मिनिमम के हुए हुए, यानी कि अगर कभी ऐसे हालात आए कि एक पार्टनर रह गया, तो आपको 6 महीने का समय दिया जाता है। प्रोसीजर है पूरा कि किस तरीके से आप नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्दो वो प्रोसीजर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो 6 महीने का आपको समय दिया जाता है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी आप कंटिन्यूएशन में हैं बिजनेस को, ये जानबूझकर कि आपके पार्टनर की संख्या 2 नहीं है, कम हो गई है, तो जो भी इकलौता पार्टनर बचा हुआ होगा उस समय, तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, जो भी कंडक्ट एलएलपी करेगी आफ्टर 6 मंथ। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे क्योंकि एलएलपी इटसेल्फ इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि एलएलपी के अंदर जो गुण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लायबिलिटी वाली, वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली ही है। नॉर्म से भी पता लग रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो कंपनीज में हमने पढ़ी है, और पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ के पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो लेकिन सेक्शन 6 की अगर आप उल्लंघन करते हैं, सेक्शन 6 का अगर आप कहना नहीं मानते, 6 महीने से ज्यादा का आपको समय हो जाता है, तो उस केस में जो भी सिंगल पार्टनर बचेगा उसकी लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी अनलिमिटेड लायबिलिटी में। तो जल्दी से पढ़िएगा मेरे साथ। एवरी एलएलपी shall have at least 2 partner if at any time the number of partners so fall is reduced below 2. An LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced. The person who is the only partner of the LLP during the time that is so carried on the business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period. तो सेक्शन 6 ना केवल आपको मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की जानकारी देता है, बल्कि ये भी जानकारी देता है कि ये संख्या कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, और अगर कभी कम होती है तो 6 महीने का आपको समय दिया जा रहा है कि आप उस संख्या को बढ़ा लें और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कर लें। लेकिन अगर 6 महीने तक भी आप नहीं बढ़ाते हैं और बिजनेस कंटिन्यू रहता है, तो जो भी एक सिंगल पार्टनर बचेगा, वो उस केस में फिर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइएगा बेटा, ये सब बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है। सेक्शन 7, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सेक्शन 7 से बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपने ये नहीं देखा होगा जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है। कंपनी में जरूर हम बात करते हैं कि डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3। तो लाइक उसी तरीके से सेक्शन 7 को समझ लीजिए कि क्योंकि इट इज ए अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल, और जैसा कि मैंने आपको इस क्लास की शुरुआत में बताया कि एलएलपी हैज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, या एलएलपी के अंदर इट इज ए हाइब्रिड सिस्टम, ये दोनों का मिला जुला सिस्टम है एलएलपी। कुछ कॉन्सेप्ट आपके उठाए गए पार्टनरशिप से और कुछ कॉन्सेप्ट उठाए गए आपके कंपनीज से, तो एक बीच का रास्ता चुना गया है। तो लाइक जैसे डायरेक्टर होते हैं कंपनी में, इसी तरह से यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। कम से कम 2 इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना जरूरी। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, मैंने बात की है 2 और दूसरी बात की है मैंने इंडिविजुअल, क्योंकि आपने जब एलिजिबिलिटी देखी तो इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकते हैं एक एलएलपी के, लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे वो कौन बनेंगे? इंडिविजुअल बनेंगे, और वो कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, जिसमें से एक का रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी होना
जरूरी है, जिसके अंदर एक का रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी होना जरूरी है। और रेजिडेंट कैसे बना जाता है उसको डिफाइन किया गया है। तो पढ़िए मेरे साथ, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर, every LLP shall have at least two designated partners who are the individuals and at least one of them shall be resident in India। ये कॉन्सेप्ट की बात है कि दो इंडिविजुअल होने चाहिए और दो होने चाहिए सर, और जिसमें से एक का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके असाइनमेंट में, ए LLP by the name SMY LLP has three पार्टनर, नेमली S1 लिमिटेड यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, MIS लिमिटेड यानी कि ये भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, और Y1 प्राइवेट लिमिटेड ये भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। तो एक LLP के तीन पार्टनर हैं, SMY LLP नाम है, इसके तीन पार्टनर, तीनों ही बॉडी कॉर्पोरेट है। तो क्या ये संभव है? द आंसर इज नो, ये संभव नहीं है, क्योंकि कम से कम सेक्शन 7 में बता रखा है कि दो इंडिविजुअल जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होने ही चाहिए, यानी कि खाली सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट से भी आप LLP नहीं बना सकते। ये सेक्शन 7 इस तरफ इशारा कर रहा है। तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर LLP is to have two individual member as partner apart from the body corporate. Accordingly, the said SMY LLP must consist of at least 5 partners, namely the 3 body corporate and 2 individual members to constitute the LLP, and 2 individuals need to be treated as designated partner। तो यहां पर 5 लोगों की कम से कम जरूरत पड़ेगी आपको, जिसमें कि 2 इंडिविजुअल और जोड़ने पड़ेंगे और उन्हें आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा। एक प्रोवाइडो है, प्रोवाइडो जब हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि जो मेन रूल है उसका अपवाद, कि क्या यह संभव है कि बॉडी कॉर्पोरेट किसी को नॉमिनेट कर दे, कंपनी जो है बॉडी कॉर्पोरेट किसी को नॉमिनेट, किसी इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर दे और उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया जाए? तो यस, इट इज पॉसिबल, provided that in case of a limited liability partnership in which all the partners are body corporate, यानी कि ये एक्सेप्शन दिया गया है कि वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन चलो मान लें, क्योंकि किसी और सेक्शन के अंदर, सेक्शन 7 को छोड़कर किसी और सेक्शन के अंदर ये नहीं कहा गया है आपसे कि इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट का मिक्सचर ही एक LLP का निर्माण कर सकता है। केवल ये कह रखा है इंडिविजुअल मेंबर हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर हो सकते हैं, जैसा कि अभी हम सेक्शन 5 के अंदर पढ़ के आए हैं। कुछ इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, वो भी हम पढ़ के आए हैं। सेक्शन 7 रिक्वायरमेंट बना रहा है डेजिग्नेटेड पार्टनर की कि वो इंडिविजुअली होने चाहिए। तो ये लग रहा है कि बिना इंडिविजुअल के LLP नहीं बन सकती, लेकिन एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है कि अगर सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो उस केस में सेक्शन 7 की भी बात रह जाए। वो कैसे संभव है? तो वो एक तरीके से संभव है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट किसी इंडिविजुअल को अपना नॉमिनी बना के डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकती है। तो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन विच ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और in which one or more partners are individual and body corporate, at least 2 individuals who are the partner of such limited liability partnership or nominees of such body corporate shall act as a designated partner। तो उस केस में नॉमिनी बनाए जाएंगे बॉडी कॉर्पोरेट के और वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह काम करेंगे। ये एक एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है सेक्शन 7 के अंदर। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? क्योंकि कह रखा है कि 2 पार्टनर रेजिग्नेटेड होने चाहिए, जिसमें से एक का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। इस तरह की बात हमने आपको कंपनी एक्ट में भी ध्यान आ रही होगी, 1% कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ी थी। फॉर द पर्पज, ये कहां चला गया बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, for the purpose of this section, the term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the financial year। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो there is an LLP, there is an LLP, कहां चले गए भैया? 1 मिनट बेटा।
Yes. There is an LLP by the name Indian Helicopters LLP having 5 partners, namely A non-resident है, B non-resident है, C resident है, D resident है, E resident है. चूंकि A और B रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है, सी डी रेजिडेंट है, इन दिस केस at least 2 should be named a designated partner out of which 1 should be resident. तो इसमें 2 लोगों को कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा जिसमें कि एक का रेजिडेंट होना जरूरी है. तो अगर आप चाहें ए और बी दोनों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दें, ये पॉसिबल नहीं है. ए और बी में से किसी एक को बना सकते हैं, सी डी ई में से एक को बनाना जरूर पड़ेगा आपको. हाँ, ये पॉसिबल है कि दोनों के दोनों रेजिडेंट हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों के दोनों नॉन रेजिडेंट हो जाए. तो hence Mr. A and B are designated partner, then it will not serve the purpose. One of the designated partners should be there out of C, D and E. तो जल्दी से बताइएगा बेटा, is it clear to all of you? सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है डेजिग्नेटेड पार्टनर का? किसी भी सेक्शन 7 ये कहता है किसी भी एलएलपी में 2 इंडिविजुअल का डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है, 2 में से एक का रेजिडेंट होना जरूरी है. और रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया? हु हैज स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 120 डेज और मोर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर. डेजिग्नेटेड पार्टनर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसका मैनर आपको दिया गया है और डिटेल वर्जन आपके सिलेबस में नहीं है. जब आप देखेंगे, जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डिटेल वर्जन नहीं है, प्रेस्क्राइब लिख के इन्होंने छोड़ रखा है. मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, आपने जब कंपनी एक्ट 2013 पढ़ा, यूनिट थर्ड पढ़ी, उसके अंदर उसका नाम भी है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, है ना. तो उसमें एक प्रोसीजर, डिटेल्ड प्रोसीजर देखा होगा कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो किस तरीके से आपको इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है. पहले नाम सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं. तो इसी तरीके से एलएलपी भी जिस समय रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है तो उसे एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है. तो उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा प्रोसीजर में अभी बात नहीं कर रहा है, यहां पर अभी आगे आ जाएगा. मैं बात कर रहा हूं मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर. यानी कि जब डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करेंगे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के तरीके क्या हैं, उनमें सारे के सारे तरीके दिए गए हैं. तो इसमें से एक तरीका है, if the incorporation document specify who are to be designated partner, such partner shall be designated partner on the incorporation. जैसे हम कंपनी की बात करते हैं तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में उसका नाम जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वही डायरेक्टर बन सकते हैं, और भी तरीके होते हैं, समय समय पर बदले भी जाते हैं. तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक तरीका है कि अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन सच पर्सन शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन. इसके अलावा समय समय पर कैसे रोटेशन वाइज चेंज होंगे तो वो भी मैनर दिया जा सकता है. तो स्टेट दैट each of the partner from time to time of limited liability partnership is it to be designated partner, every partner shall be a designated partner. और ये भी दिया जा सकता है, ये भी स्पेसिफाई किया जा सकता है कि हर पार्टनर समय समय पर कैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा. तो हर वो पार्टनर फिर उस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा जब वो बनेगा. और एनी पार्टनर मे बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर बाई and in accordance with the limited liability partnership agreement, and a partner may cease to be a designated partner in accordance with limited liability partnership agreement. और तीसरा तरीका है कि एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा. एग्रीमेंट जैसे पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि आपस में पार्टनर क्या दिशा निर्देश तय करते हैं, क्या शर्तें वो तय करते हैं, तो ऐसे एलएलपी में भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी स्पेसिफाई कर सकता है कि किस तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाएगा, तो उस तरीके से भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जा सकता है. और किस तरीके से अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर अपने आप को हटाना चाहे, सीज करना चाहे, तो किस तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर से उसे हटाया
जा सकता है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल तब तक डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनेगा जब तक कि वो अपनी प्रायर कंसेंट ना दे दे। और पॉइंट नंबर थर्ड ये कह रहा है कि हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को जो कंसेंट है वो रजिस्ट्रार के सामने उसे देना पड़ेगा। तो एन इंडिविजुअल शेल नॉट बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एनी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप unless he had given his prior consent to act as such to be the limited liability partnership in such form and manner as may be prescribed. Every limited liability partnership shall file with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partner in such form and manner as may be prescribed within 30 days of his appointment. और हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्ट्रार के पास कंसेंट को जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर कंसेंट दी है तो वो कंसेंट उसे फाइल करनी पड़ेगी। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल सेटिस्फाई सच कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड है। इसके अलावा सब सेक्शन 5 ये कहता है, कंपनी एक्ट में भी वो सेक्शन आपके यहाँ है नहीं, कि जो भी डायरेक्टर बनता है उसे डिन लेना पड़ता है, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके ऊपर कुछ प्रोविजन लगते हैं सेक्शन 153 टू 159। तो यहां पर लिखा हुआ है डीपीआईएन लेना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और सेक्शन 153 से लेकर 159 बोथ इंक्लूसिव जो सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 के, वो एडिटेड मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब होता है एडिटेड एलएलपी एक्ट के डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो जल्दी से बताइएगा, इट इज क्लियर और नॉट? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे कि कंपनी एक्ट में स्मॉल कंपनी का जिक्र आया था, तो इसी तरीके से यहां पर भी स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। 2 क्राइटेरिया हैं, वहां पे भी 2 क्राइटेरिया थे, कैपिटल का क्राइटेरिया था और टर्नओवर का क्राइटेरिया है। यहां पर भी 2 क्राइटेरिया है कि कैपिटल 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो 25 लाख की लिमिट है ये 5 करोड़ तक की जा सकती है, और ये 40 लाख की जो लिमिट है ये 50 करोड़ तक की जा सकती है। लेकिन एट प्रेजेंट जो है लिमिट आपकी कैपिटल, जिसे कि हम कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो आपका टर्नओवर है 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ यू सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन, एक टर्नओवर क्राइटेरिया एंड पेड अप, एक कैपिटल क्राइटेरिया एंड एक टर्नओवर का क्राइटेरिया, इफ यू सेटिस्फाई बोथ द क्राइटेरिया देन you called as small limited liability partnership which meets such other requirement as may prescribed and fulfill such term and condition as may be prescribed। तो जल्दी से बताइएगा बेटा, अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन shall not exceed 25 lakh और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। लेकिन अगर पहचानने के लिए आएगा, केस स्टडी आएगी, तो आप लिख सकते हैं जो कंपेरिजन करेंगे वो 25 लाख और 40 लाख से करेंगे, यानी कि कैपिटल 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर आपका 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी डेफिनेशन बिजनेस की दी गई है, पूछी नहीं जाएगी, पढ़ लेते हैं जब दी गई है तो। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड, यानी कि एलएलपी जो बनेगी वो बिजनेस करने के लिए बनेगी, जाहिर सी बात है। तो बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है किसी भी तरह का ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस और ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट वो एक्टिविटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके एक्सक्लूड करे, यानी कि अगर किसी एक्टिविटी को बिजनेस मानने से मना कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आप उस एक्टिविटी को करने के लिए एलएलपी बनाना चाहते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एलएलपी बनाने के लिए जरूरी है कि आप बिजनेस कैरी ऑन करना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट, एक छोटी सी डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट की भी दी गई है, और ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई है। बॉडी कॉर्पोरेट, इट मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन क्लोज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट।
ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इस एक्ट में रजिस्टर्ड है यानी कि इंडिया में रजिस्टर्ड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, और जो आउटसाइड रजिस्टर्ड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। और एन ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर इट इज ए कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट, द आंसर इज नो। वेदर इट इज ए फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी की मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए एंड हैज ए बिजनेस प्लेस इन इंडिया होना चाहिए और कंडक्ट सम एक्टिविटी इन इंडिया होना चाहिए, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाती है। लेकिन कंपनी और फॉरेन कंपनी होना अलग बात है और बॉडी कॉर्पोरेट होना अलग बात है। तो अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया में रजिस्टर्ड है, इस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, और आउटसाइड रजिस्टर्ड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन कुछ लोगों को इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं दिया है, ऑल्दो वो बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माने जाएंगे। एक कॉर्पोरेशन सोल, इसे एडिट याद कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन कंपनी एक्ट के अंदर दी गई है, एडिट कॉपी करके एलएलपी एक्ट में भी लिखा गया है। A cooperative society is registered under any law for the timing in force. Although cooperative society body corporate है लेकिन माना नहीं गया है। और any other body corporate not being a company as defined in clause 20 of section 2 of the Companies Act or a limited liability partnership as defined in this act, which the central government may by notification the office will specify in this behalf. तो ये कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और बॉडी कॉर्पोरेट को इस पर्पज के लिए बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानता है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, एक्सेप्ट कंपनी जो कि कंपनी एक्ट में है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कि इस एक्ट में है। इन दो को तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर नहीं है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट ना माने, लेकिन इसके अलावा जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जैसे जहां उन्होंने सेक्शन के अंदर ही कॉर्पोरेशन सोल को उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं माना, जबकि कॉर्पोरेशन सोल, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि जरूरत भी नहीं है यहाँ पर कि कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है। तो कॉर्पोरेशन सोल और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्दो बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं लेकिन सेक्शन से ही बाहर कर दिया गया है और वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आप पढ़ते हो कि जो करेंसी नोट है वो प्रोमिस नोट वैसे तो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक तो सारी है उसके अंदर, लेकिन प्रोमिसरी नोट्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है बावजूद इसके कि करेंसी नोट के अंदर सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी तरीके से कॉर्पोरेशन सोल और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेकिन बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को और पावर दे दी गई है, किसी और को भी वो बाहर करना चाहे तो वो बाहर कर सकती है और उस केस में फिर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी। नाउ concept of LLP already we have discussed कि LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of a limited liability at low compliance cost but allow its partner the flexibility of organizing their इंटरनल स्ट्रक्चर एज ए ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। देखिए एलएलपी एक्ट के आने से पहले हमारे पास तीन तरीके थे जिसमें हम बिजनेस को रन कर सकते थे। वन इज एज ए प्रोप्राइटर, वन इज एज ए पार्टनरशिप एंड द थर्ड इज एज ए कंपनी। लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी के अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। खाई इतनी बड़ी हो गई थी कि उस खाई को भरना जरूरी था और एक बीच का रास्ता निकालना जरूरी था। कंपनी बनाने के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जो बना रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें मालूम होता है कि हमारी लायबिलिटी एक लिमिटेड है, रिस्क लिमिटेड है। लेकिन कंपनी बनाने के पीछे जो कंप्लायंस कॉस्टें काफी आती हैं। इसके अलावा जो आपका मैनेजमेंट है वो सब एक जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टर कहते हैं उनके हाथों में चला जाता है। ओनर जो है वहां पर उसको उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो एक खाई जो थी वो काफी बड़ी हो गई थी, उस खाई को भरना जरूरी था कि हमें पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेजेस हैं वो भी रखने हैं, डिसएडवांटेज दूर करने हैं। क्योंकि पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो व्यक्ति घबराता है बिजनेस मैन बनने से, बिजनेस करने से उसे डर लगता है।
और कंपनी के कुछ एडवांटेज हैं लिमिटेड लायबिलिटी के, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हैं। कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं रहती, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहता है। तो दोनों का एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि पार्टनर्स के हाथ में सारा का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, लो कंप्लायंस कॉस्ट रहे और साथ के साथ लायबिलिटी जो है लिमिटेड कर दी जाए। तो इसे इसलिए कहा गया है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। द एलएलपी is a separate legal entity, and while the LLP itself will be the liable for full extent of its asset, the liability to the partner will be limited. LLP खुद जिम्मेदार होगी जितने भी उसके पास एसेट होंगी, लेकिन जो लाइबिलिटी पार्टनर की है वो लिमिटेड रहेंगी। Since LLP contains element of both a corporate structure as well as a partnership firm structure, LLP is a called as a hybrid between a company and a पार्टनरशिप, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं। तो 1 मई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। आंसर आपके सामने दिया हुआ ही है, आंसर आप खुद पढ़ लीजिएगा। एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। इसे आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप कर लेंगे अच्छी तरीके से। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन है वो इसके ऊपर एलएलपी के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जब तक कि इस एक्ट में ही उन्हें लागू ना किया जाए। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वो अप्लाई होते हैं जब तक कि उन्हें हटाया ना जाए। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू एनी एलएलपी or shall apply to an LLP with such exception, modification and adaptation as may be specified in the notification। जहां तक कि एलिजिबिलिटी की बात थी वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा पार्टनर बनने के लिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक सेलिएंट फीचर ऑफ द एलएलपी। इसमें ज्यादा नया कुछ नहीं पढ़ाना है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो अभी हम रिसेंटली कंपनी एक्ट पढ़ के आए हैं, तो ज्यादातर नाम जो ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी एक्ट के मिलेंगे, कुछ आपको पार्टनरशिप के मिलेंगे, क्योंकि इट इज ए हाइब्रिड अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ऑलरेडी अभी मैं एक्सप्लेन करके आया हूं कि इसका क्या मतलब है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेडिंग से पता लग जाएगा। जहां पर मुझे डिटेल्ड वर्जन की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा, अदरवाइज हेडिंग ही मैं पढ़ाऊंगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक सेलिएंट फीचर जो है एलएलपी का, दैट इज एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट होने का मतलब ही ये हो जाता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सालोमन वर्सेस सालोमन जो कंपनी एक्ट में हमने एग्जांपल देखा, उससे हमने उससे समझा। परपेचुअल सक्सेशन, ये भी हमने कंपनी एक्ट में देखा था कि पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, मेंबर आएंगे जाएंगे, अगर कंपनी एक्ट के लिहाज से बात करूं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में होता है ना कि 2 से कभी भी कम रह गए, 2 पार्टनर हैं और एक की डेथ होगी तो एकदम फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 6 के अंदर आपको दिया गया 6 महीने का वक्त दिया गया, आप 6 महीने के अंदर पार्टनर की संख्या जो मिनिमम है उसे आप कर लीजिए। और उसके बाद भी केवल फर्क ये आता है कि जो एक इकलौता पार्टनर बचेगा वो लायबिलिटी जो लिमिटेड से है वो अनलिमिटेड हो जाती है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि जो पार्टनर की डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, साउंडनेस है, उससे कोई फर्क एलएलपी के जीवन पर नहीं पड़ता है। सेपरेट लीगल एंटिटी अभी पढ़ा के आया हूं। म्यूचुअल एजेंसी, इसे समझना जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये पार्टनरशिप से आया है, लेकिन हेरिटेज पार्टनरशिप के अंदर जो म्यूचुअल एजेंसी है वो हेरिटेज एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। हर पार्टनर एक्ट एज ए डुअल कैपेसिटी, इन ए डुअल कैपेसिटी एवरी पार्टनर एज ए प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट, और एक पार्टनर की किए गए कार्य के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार है। यहां म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी और पार्टनर के बीच में, यानी कि अगर कोई पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता भी है तो उसके लिए एलएलपी जिम्मेदार है, जो दूसरा पार्टनर है वो जिम्मेदार नहीं होगा। यहां पर म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी और पार्टनर के बीच में है, क्योंकि वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो वहां म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर है। यहां बिटवीन द पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, यहां बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनर है। तो इसे हम डिटेल पढ़ लेते हैं।
Further, no partner is liable on account of the independent or unauthorized action of other partner. Thus, individual partners are shielded from joint liability created by another partner's wrongful business decision or misconduct. In other words, all partners will be the agent of the LLP alone. No partner can bind the other partner by his act. कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर वो बाइंड करता है तो वो बाइंड करेगा एलएलपी को, ना कि दूसरे पार्टनर को। एलएलपी एग्रीमेंट, जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो ऐसी एलएलपी एग्रीमेंट भी होगा। तो एलएलपी एग्रीमेंट जो डिफाइन करेगा म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज को, इंटरनल स्ट्रक्चर को। ऑल्दो इसके ऊपर एलएलपी एक्ट का शेड्यूल 1 भी है, लेकिन जैसे आप पार्टनरशिप एक्ट में भी देखते हैं कि एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस होते हैं, लेकिन अगर वो प्रोविजन कॉन्ट्रेरी नहीं है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से तो फिर एक्ट के प्रोविजन लगते हैं। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रेरी हैं, अगर किसी प्रोविजन को पार्टनर बदलना चाहे, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर द एक्ट इक्वल होता है, लेकिन अगर उसे बदलना चाहे आप बदल सकते हैं, तो वही काम एलएलपी एग्रीमेंट भी करेगा। तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विद इन LLP are governed by the agreement between the partner. The LLP Act 2008 provides flexibility to the partner to devise the agreement as per their choice. In the absence of any such agreement, the mutual rights and duties shall be governed by the provision of LLP Act 2008. अगर कुछ आपने नहीं तय कर रखे म्यूचुअल राइट्स एग्रीमेंट में, तो वो फिर शेड्यूल 1 तय करेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसे अच्छी तरह से हम लोग कंपनी एक्ट 2013 में समझ ही चुके हैं कि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड इज क्लोज्ड विद ऑल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दैट इन इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, कैन नॉट टेक an oath, cannot marry or get divorced, nor can it practice a learned professional like CA or medicine. A LLP is invisible, intangible, immortal. It can be dissolved by law alone, but not a fictitious because it really exists in the eyes of law. Common seal, कंपनी एक्ट में भी पढ़ा था, एक तरह से लीगल सिग्नेचर की तरह से है, तो आप पढ़ लीजिएगा। लिमिटेड लायबिलिटी, ये पढ़ाई चुका हूं कि लायबिलिटी लिमिटेड है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे नॉर्मल पार्टनर्स में वर्किंग पार्टनर होते हैं, तो यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। द पार्टनर्स in the LLP are entitled to manage the business of the LLP, but only the designated partner are responsible for the legal compliance. Minimum and maximum number of partner, minimum 2, maximum की कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, बिजनेस करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट ही होना चाहिए। वो एक अलग बात है चाहे आप लॉस कमाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रखती, लेकिन अपने पास पावर रखी हुई है कि कभी भी बिजनेस एक्टिविटी अगर उसे लगता है इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दिस पर्पज। कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट, इसकी भी डिटेल्ड वर्जन आपके कोर्स में नहीं है कि कोई भी कंप्रोमाइज वगैरह, अरेंजमेंट, अमलगमेशन होता है, मर्जर होता है दो एलएलपी को मिलाने का, तो वो एज पर द अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ एलएलपी होगा, उसके डिटेल वर्जन नहीं है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, एक फर्म को कन्वर्ट करना है, एक प्राइवेट कंपनी को करना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करना है, तो उसके प्रोविजन भी एलएलपी एक्ट में दिए गए हैं। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जितने भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और जितने भी आपके और कंप्लायंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, सब ई फाइलिंग होते हैं। जो कंपनी एक्ट की साइट है www.mca.gov.in, उन्हीं पर होती है। फॉरेन एलएलपी की डेफिनेशन दी गई है कि सेक्शन 21M define foreign limited liability partnership as a limited liability partnership formed, incorporated or registered outside India which established a place of business within India. Like foreign company की तरह की ही डेफिनेशन है कि जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो वो
एक फॉरेन एलएलपी के नाम से जानी जाएगी। नवंबर 22 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए टाइप ऑफ ए पार्टनरशिप इन विच participant liability is fixed to the amount of money they invest, whereas a LLC, limited liability private or public company, is a tightly held business entity that incorporate the qualities of a corporation and a partnership. In line of the above statement clearly elaborate the difference between LLP and LLC. तो ये बेसिकली कंपनी और LLP के बीच का अंतर पूछा गया है, वो मैंने पीछे यानी चैप्टर के पीछे आपको दे रखा है, तो एज इट इज आपको वो डिफरेंस लिखना है। और जैसा कि मैं समय समय पर बताता रहता हूं, कोई डिफरेंस आपको याद करने की जरूरत होती नहीं है। दो चीजें आपने अच्छी तरह समझ ली हैं, तो जब आपने अच्छी तरह अंडरस्टूड कर ली हैं तो आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। पॉइंट देखिए कि कहाँ कहाँ उनका अंतर है, तो वही सब डिफरेंस के कारण बनते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर साइन ऑफ करते हैं और हार्डली एक क्लास ही और लगेगी। फंडामेंटल सारे के सारे मैंने पढ़ाई दिए। जैसा कि कंपनी एक्ट में यूनिट 3 थी, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, तो वो वाला पार्ट रह रहा है यहाँ पर, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में समाप्त कर लेंगे। प्लस डिफरेंसेस रह रहे हैं कि एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंसेस है, तो वो तो वैसे सेल्फ आप कर लेंगे। तो मेन तो जो रह रहा है इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी रह रहा है। तो लेक्चर 2 में हम इसे समाप्त कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।